हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल की टू सक्सेस। बहुत दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी इस चैनल पे, और वो इसलिए क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल पे वीडियोस बना रही थी। उस चैनल का नाम है पारुल मलिक व्लॉग्स। आप लोग चेक कर सकते हैं जाके, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। उस चैनल पे मैं डेली व्लॉग्स डालती हूँ अपने, बट अब से हम लोग इस चैनल पे भी अपनी वीडियो कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं आपको कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊँगी। हम लोग इस वीडियो में 3 टाइप्स के ईडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करेंगे, जो कि आपका नंबर 1 है फेदर से रिलेटेड, एंड सेकेंड इज स्लीव से रिलेटेड, एंड थर्ड इज हील से रिलेटेड। तो ये तीनों ईडियम फ्रेजेस हम कवर करेंगे। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फेदर से रिलेटेड आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट जो आपको बताया था कि हम स्लीव्स वाले पढ़ेंगे, तो स्लीव से जितने भी इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस है मैंने वो ले लिए। और लास्ट में जो आपके हील से रिलेटेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस वो मैंने ले लिए हैं, और वो ही लिए हैं मैंने जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला आपका ईडियम है अ फेदर इन वंस कैप। अब इसको मेरे को पढ़ना कैसे है, एक चीज़ मैं आपको बता दे रही हूँ, अगर आप इसको क्रैम करोगे, इसको मगअप करोगे, तो आप नेक्स्ट डे ही इसको भूल जाओगे। आज इतनी मेहनत से याद करोगे और कल फिर से इसको आप भूल जाओगे, तो इसलिए आपको मगअप बिल्कुल नहीं करना है। आपको टेक्निक से इनको लर्न करना है ताकि एटलीस्ट एग्जाम तक आपको ये ध्यान रहे। और वो टेक्निक क्या है वो हम आज जानेंगे। हर एक ईडियम के पीछे एटलीस्ट 60 to 70% ईडियम के पीछे एक स्टोरी होती है, और वो स्टोरी अगर हम जान जाए तो हम ईजिली उसको लर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फेदर वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आप मेरे को फेदर के बारे में बताइए। फेदर क्या है, फेदर की क्वालिटीज़ क्या है। एक तो फेदर बहुत लाइट होता है, हल्का होता है बहुत, और दूसरी चीज़ फेदर बहुत सुंदर होता है, और तीसरी चीज़ फेदर से क्या करते हैं, फेदर से हम घोंसला वगैरह बनाते हैं, चिड़िया घोंसला वगैरह बनाती है। अब ये तीनों चीज़ लेकर हम इन सारे इडियम्स का मतलब समझेंगे। आवर फर्स्ट इडियम इज़ अ फेदर इन वंस कैप। अब किसी की कैप में फेदर होना, अगर कैप में फेदर लग जाए तो वो बहुत सुंदर लगेगा, है ना। और हम फेदर क्यों लगाते हैं, आपने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, हॉलीवुड मूवीज़, तो उसमें जो आदमी होते थे वो लोग कैप पहनते थे, है ना। और लेडीज़ क्या पहनती थी, लेडीज़ एक लंबा सा गाउन पहनती थी। जो मेंस हैट पहनते थे, अगर उनकी हैट में कोई फेदर लग जाए तो फिर वो उनके लिए अचीवमेंट होता था। और आज के ज़माने में क्या होता है, आज के ज़माने में अगर आप कुछ अचीव करते हो तो आपको मेडल मिलता है, वो आपकी अचीवमेंट होती है। वैसे ही अगर पहले के ज़माने में आपने बहुत अच्छा कुछ जीत लिया तो आपकी कैप में फेदर लगा दिया जाता था। अगर वो फेदर देख लिया किसी ने तो लोग समझ जाते थे कि इसने कुछ अचीव किया है। अगर किसी की कैप में एक फेदर लग गया तो उसका मतलब था कि इसने एक अचीवमेंट की है। 2 फेदर लगे तो उसकी 2 अचीवमेंट हुई है, और कई सारे फेदर लग गए तो इसका मतलब उसने बहुत सारी अचीवमेंट ली है। सो अ फेदर इन वंस कैप ईडियम का मतलब क्या है, अचीवमेंट। नेक्स्ट है आपका फेदर योर नेस्ट। अगर आप अपने घर को, घोंसले को बना रहे हो, दैट मीन्स यू आर फेदरिंग योर नेस्ट। इसका मतलब होता है अगर आप किसी का फ़ायदा लेके, किसी का एडवांटेज उठा के अपने घर को बना रहे हो, दैट मीन्स यू आर फेदरिंग योर नेस्ट। गॉट माई पॉइंट। तो फेदर योर नेस्ट का मीनिंग क्या है, किसी का फ़ायदा उठा के अपना घर बनाना, अपना काम पूरा करना। नेक्स्ट ईडियम इज़ शो द वाइट फेदर। अब पहले के ज़माने में क्या होता था, जो मुर्गे होते हैं ना, उनकी लड़ाइयाँ होती थी, राइट। तो पहले के ज़माने में ये कैसे पता चलता था कि कौन सा मुर्गा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मुर्गा फाइट कर सकता है, और कौन सा कोवर्ड है यानी डरपोक है, ये कैसे पता चलता था। ये पता चलता था उन लोगों की मुर्गी की टेल से। अब मुर्गे की जो टेल होती है, जो उसकी पूंछ होती है, वो भी तो फेदर से ही बनी होती है ना। अगर उस फेदर में उनको वाइट फेदर मिल गया तो समझ जाओ कि वो मुर्गा डरपोक है। वो लोग समझ जाते थे उसकी वाइट पूंछ देख के, वाइट फेदर देख के, कि ये मुर्गा तो डरपोक है, यानी ये तो लड़ाई कर ही नहीं सकता है क्योंकि ये डरपोक है। तो वो डिसाइड करते थे उसके वाइट फेदर के बेस पे। तो शो द वाइट फेदर का मतलब होता है कॉवर्ड, यानी जो डरपोक होते हैं। तो जो मुर्गा होता था वो दिखा देता था, देखो मेरी पूंछ के पीछे देख लो, मेरे अंदर वाइट फेदर है, यानी मैं डरपोक हूँ, तो मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। हमारा चौथा इडियम है बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जहाँ पे ये आपका फेदर है ना, ऑफ के बाद में फेदर है, इससे पहले ए भी आ सकता है और सेम भी आ सकता है, यानी बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर और बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, दोनों में से कैसे भी आ सकता है। यानी ऐसे बर्ड्स जिनके पंख एकदम मिलते जुलते हैं, तो वे बर्ड्स मोस्टली साथ ही रहते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ ऐसे इंसान जिनकी क्वालिटीज़ मिलती जुलती है वो साथ रहते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, पहले मैं एक स्कूल में टीच करती थी, वहाँ पे पढ़ाती थी, तो वहाँ पे एक बच्चा था और वो बच्चा बहुत शरारती था, पढ़ाई में बिल्कुल गोल था। तो सारे टीचर्स उसको क्लास से बाहर ही निकाल के रखते थे और पूरे स्कूल में उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, सिर्फ एक ही फ्रेंड था उसका, और वो भी वेरी नोटी, उसको भी क्लास से टीचर बाहर निकाल के रखते थे। जो लड़का बहुत नोटी है ये दूसरे वाला, ये स्टैंडर्ड 10th में था और जो पहले वाला मैंने बताया वो स्टैंडर्ड 5th में था। यानी 5th वाला दोस्ती कर रहा है किससे? 10th क्लास वाले से। और जब भी इनका लंच होता था वो लोग हमेशा साथ में ही लंच करते थे। तो उनको देख देख के टीचर्स बोलते थे बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक क्वालिटी वाले लोग हमेशा साथ ही रहते हैं। दोनों नोटी थे, उनका और कोई दोस्त नहीं था, तो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए और हमेशा वो साथ ही रहते थे। तो हमारे इस इडियम का क्या मीनिंग हुआ? यानी एक क्वालिटी वाले लोग हमेशा साथ ही रहते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। 5th इडियम इज फेदर ब्रेन। अब फेदर की क्या क्वालिटी होती है? लाइट होता है। अब जिसका ब्रेन लाइट होगा तो वो क्या होगा? वो स्टूपिड होगा ना। सो फेदर ब्रेन का मीनिंग क्या होता है? स्टूपिड पर्सन। नेक्स्ट है हमारा रफल सम फेदर। अब रफल का मतलब क्या होता है? रफल का मतलब होता है अनटाइडी, यानी जो स्मूथ ना हो। आपने कभी मोर नाचते हुए देखा है? मैंने देखा है। तो जब मोर नाचता है तो क्या होता है? बहुत अच्छी आवाज़ आती है, एक ऐसा लगता है जैसे म्यूज़िक बज रहा हो, क्योंकि जो मोर के फेदर होते हैं ना वो आपस में टकरा के रफल करते हैं, झिर करते हैं, वो उनसे ना आवाज़ आती है। तो उसका मतलब है कि उसके फेदर आपस में टकरा रहे हैं। अब इसका असली मीनिंग क्या है? फेदर एकदम बिल्कुल शांत है और उस शांत को आपने उसमें छेड़खानी कर दी। छेड़खानी कर दी तो उसके फेदर क्या करेंगे? रफल करेंगे। जैसे कोई लड़की है, वो एकदम बिल्कुल शांत बैठी हुई है, वो अपना काम कर रही है, आप उसके पास गए, उसको बोलने लगे यार तू तो बड़ी अगली लग रही है, तो उस लड़की का रिएक्शन क्या होगा? तमाचा मिलेगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। आप उसके साथ छेड़खानी कर रही हो तो आपको तमाचा मिलेगा, बिकॉज यू मेक हर अनोइंग, क्योंकि वो बैठ के अपना काम कर रही थी और आपने एकदम उस पर कमेंट कर दिया। व्हाट डिड यू डू? यू रफल हर फेदर, आपने उसको गुस्सा दिला दिया। अबे दूसरा स्मूथ रफल्ड फेदर, तो आपने उसको बोला अबे यार मैं तेरे को थोड़ा ही ना बोल रहा था, मैं तो इसको बोल रहा था जो तेरी साइड में ये पेट बैठा है। तो अभी आपने क्या किया? आपने उसके रफल्ड फेदर को स्मूथ कर दिया, उसको शांत कर दिया। तो कहने का मतलब है हियर यू हैव पेसिफाइड हर रफल्ड फेदर, आपने उसके जो फेदर रफल्ड किए थे उसको शांत कर दिया। और 6th वाले में आपने उसको गुस्सा दिला दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इडियम रिलेटेड है हमारी स्लीव से। स्लीव्स जानती हैं आप, जो आपकी बाजू होती है उसको स्लीव्स बोलते हैं। इसमें फर्स्ट इडियम है हमारा वियर योर हार्ट ऑन स्लीव्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि आप अपना हार्ट यानी दिल अपनी स्लीव्स पे रख रहे हो। तो दिल आपको नज़र आता है? कभी आपके अंदर होता है तो आपको नज़र आता है? नहीं आता है ना। अगर आप उसको स्लीव्स पे रख दोगे तो वो आपको नज़र आएगा, और दिल के अंदर जो इमोशंस है, जो सेंटिमेंट्स है, जो आप सोच रहे हो, वो सब कुछ नज़र आएगा। सो वियर योर हार्ट ऑन स्लीव्स का मतलब होता है यानी आप अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को अच्छे से डिस्प्ले कर रहे हो। आप जो सोच रहे हो वो आप अच्छे से दिखा रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट है हैव समथिंग अप वंस स्लीव्स। अब लड़के जो शर्ट पहनते हैं वो उसको क्या करते हैं? उसको फोल्ड कर देते हैं, अपनी बाजू को फोल्ड कर लेते हैं वो। तो स्लीव्स के फोल्ड करने के बाद आप लोग उसमें कुछ छुपाओगे तो वो आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा ना, छुपाने के बाद तो वो दिखेगा ही नहीं। तो हैव समथिंग अप वन स्लीव्स आ जाए या फिर हैव एन एक अप वन स्लीव्स, दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों का मीनिंग सेम ही है। यानी कि आपके पास राइट आइडियाज़ हैं, आपके पास प्रॉब्लम का सल्यूशन है और आपने अभी वो छुपा के रखा है, क्योंकि जब राइट टाइम आएगा तब आप उसका यूज़ करोगे फॉर योर ऑन एडवांटेज। सो यू विल यूज़ योर सोल्यूशन व्हेन योर राइट टाइम कम। नंबर 3 है हमारा लाफ अप वन स्लीव्स। तो अब कोई कैसे हंसता है? एक तो बहुत खिलखिला के हंसता है, और कोई मुंह पे हाथ रख के हंसता है, और तीसरे तरीके से कैसे हंस सकते हैं लोग? अपनी कोहनी को अपनी साइड में लाके, अपने फेस के पास लाके उस पे कोहनी पे रख के हंसते हैं। यानी कि आप अपनी स्लीव्स पे अपनी हंसी को छुपा रहे हो। अगर लाफ अप वन स्लीव्स बोला जा रहा है दैट मीन्स यू आर लाफिंग सीक्रेटली। गॉट इट? और 4 तो हमने पढ़ ही लिया, हैव एन एक अप वन स्लीव्स, ये वाला हो गया। अब 5 देखते हैं, रोल अप वंस स्लीव्स। आपको आपके प्रिंसिपल ने बोला कि एनुअल फंक्शन आ रहा है तो आपको उसका ऑर्गेनाइजर बनाया जा रहा है, तो
उसमें बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे डांस होंगे, डिबेट्स वगैरह हो सकती हैं, स्पीचेस हो सकती हैं। तो आपको ये सारा काम करना है, आपको पता चल गया। तो अब आपने क्या किया, आपने कहा अब मेरे को ये काम स्टार्ट करना है। सो यू रोल अप योर स्लीव्स। जब भी आप कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं, हम बाजू चढ़ा लेते हैं ना, ताकि आपको आपकी स्लीव्स परेशान ना करे। सो रोल अप वन स्लीव्स का मतलब होता है प्रिपेयर टू डू हार्ड वर्क। स्लीव से रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम चलते हैं हील वाले पे। अब हील का मतलब आपको पता ही होगा, ये जो इमेज में दिख रही है आपको, ये आपकी हील होती है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेकंड वाला, कूल वंस हील। जब हम लोग बहुत चलते हैं ना, बहुत काम करते हैं, तो वो जो हमारा शरीर का टेम्परेचर होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो बढ़ जाता है, पता है ना आपको। और जब आप बैठ जाओगे तो शरीर का टेम्परेचर, वो ब्लड का फ्लो, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और ये भी आपको पता ही होगा कि जो डेड बॉडी होती है वो एकदम ठंडी होती है। पता है इंग्लिश में ये वर्ड है कूल आ जाए या फिर कोल्ड आ जाए, ये एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, क्योंकि मृत शरीर ठंडा होने लगता है, मरने के बाद वो ठंडा हो जाता है। इसलिए कोल्ड वर्ड नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है इंग्लिश में। इसलिए जब हम कोई काम नहीं करते हैं, आवर टेम्परेचर लोअर डाउन, तो हमारे पैर ना ठंडे हो जाते हैं। और जब हम काम करते हैं तो हमारे पैर फिर से गर्म हो जाते हैं। जब हम कोई साइकिलिंग करते हैं, लड़कियां पोछा लगाती हैं, तो ऐसे ही अगर सर्दियों में बैठे रहेंगे तो वो पैर ठंडे हो जाएंगे। और जब भी हमने अगर काम करना शुरू कर दिया तो वो पैर हमारे गर्म हो जाते हैं। तो कूल वंस हील का मतलब क्या हुआ कि आपकी हील ठंडी हो गई। कब ठंडी हुई? क्योंकि आप बैठे हो। और कब बैठे हो? बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समवन, आप किसी का वेट कर रहे हो, इसलिए आप बैठे हो, तो आपकी हील ठंडी हो गई है। तो कूल वंस हील का मतलब होता है यू आर वेटिंग। तो हॉट ऑन हील्स में क्या होता है, आपकी हील्स गर्म हो चुकी है। गर्म कब हो चुकी है? क्योंकि आप किसी का पीछा कर रहे हो, हॉट परस्यूट। अगर आप भाग के किसी का पीछा कर रहे हो तो आपकी हील्स गर्म हो जाएगी। किक योर हील्स, सिक्स्थ वाला देखिए। आप अपने हील्स कब किक करते हैं? जब आपको बोला जाए कि 5 मिनट रुको, अभी आ रहे हैं सर। जैसे आप किसी ऑफिस में गए और वहाँ पे आप वेट कर रहे हो, आपको 5 मिनट वेट करने के लिए कहा गया है, लेकिन 5 का फिर 15 मिनट हो जाए और फिर 15 का आधा घंटा हो जाए, दैट मीन्स यू आर वेटिंग इम्पेशेंटली। अब आप अपनी हील्स को किक करना शुरू कर दोगे। अब आप सोच रहे हो कि सर कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। कभी आप अब दीवार को ठोकर मार रहे हो, किक कर रहे हो, तो कभी आपके हील फ्लोर को ठोकर मार रहे हैं। तो किक योर हील्स का मतलब होता है वेटिंग इम्पेशेंटली। और कूल वंस हील का मतलब होता है वेटिंग पेशेंटली। एंड किक योर हील का मतलब होता है वेटिंग इम्पेशेंटली। अब नंबर 5 पे है शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। इसका मतलब होता है रन अवे, यानी भाग जाना। पता है जो बर्ड्स होते हैं उनके ऊपर लोग कई प्रकार की रिसर्च करते हैं कि हाउ दे फ्लाई एंड फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कहाँ पे वो लोग माइग्रेट करते हैं, कैसे माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। तो वो लोग इस रिसर्च में क्या करते हैं, वो बर्ड्स के पैरों में एक लोहे का या फिर मेटल का एक रिंग बांध देते हैं। उस रिंग में ना एक नंबर होता होगा उनकी पहचान वगैरह के लिए, जो भी है। जब हम पक्षी के पैरों में वो मेटल का रिंग डालेंगे तो पक्षी के पैरों में ऑब्वियसली दर्द तो होगा ही ना। इतने पतले से पैर में वो और पतली रिंग डालेंगे तो पेन तो होगा ही, बट वो पेन हल्का होता है। तो पक्षी ना उस रिंग के पेन से डरते हैं। जिन पक्षियों का रिंग लग गया वो तो ठीक है। अब जिन पक्षियों का रिंग नहीं लगा है, व्हाट दे डू, दे शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। जब उनके वो क्लीन पैर रिसर्चर्स के द्वारा देखे जाते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि इनके पैरों में रिंग नहीं लगा है। इसीलिए इस डर के कारण, रिंग के डर के कारण, वो पक्षी फिर भाग जाते हैं। तो शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब क्या हुआ, रन अवे, भाग जाना। नंबर 4 है हमारा टेक टू वंस हील्स। इसका मतलब है उल्टे पैर भाग जाना, यानी दुमदुमा के भाग जाना। अब लास्ट नंबर 1 पे है हमारा एक्किलीज हील। एक्किलीज हमारा एक योद्धा था जो कि ग्रीक में रहता था। जब उसका जन्म हुआ था ना तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा। तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना था। तो उसकी माँ जो थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेयर की भगवान से, भगवान उनसे खुश हो गए। तो उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया कि आप इसको इस नदी में डुबाओ। अगर आप इस नदी में डुबाते हो तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी इसके शरीर में। इतनी शक्तियाँ उसके पास आ जाएगी कि उसको कोई भी नहीं हरा पाएगा युद्ध में। पर एक शर्त थी, जब उसकी माँ उसको नदी में डुबाएगी तो उसका खुद का हाथ उस नदी में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ उसको बच्चे को डुबाना है। उसकी माँ का हाथ उसके नदी के पानी से टच नहीं होना चाहिए।
तो अब कैसे उसकी माँ उसको बच्चे को नदी में डुबाएगी, क्योंकि बच्चा तो बहुत छोटा है, 3-4 महीने का है। उसको पानी में ऐसे डाल देगी तो वो मर जाएगा, और अपना हाथ भी उसमें नहीं डुबाना है नदी में। तो उसकी माँ ने क्या किया, उसके पैरों से एक हील उसकी पकड़ी, उसकी हील पकड़ के पानी के अंदर उसका सर डाल दिया, सर से नीचे तक, मतलब हील से ऊपर तक उसको डुबा दिया। तो उसका वो सारा पोर्शन स्ट्रोंग हो गया, लेकिन उसकी हील जो कि पानी में नहीं डूबी थी वो कमज़ोर रह गई। जैसे जैसे अकिलीस बड़ा हुआ उसने बहुत सारे युद्ध जीते, क्योंकि उसको तीर लगता था वो, लेकिन हील तो हो जाता था, उससे वो मरता ही नहीं था क्योंकि उसकी बॉडी स्ट्रोंग थी। पर उसका सबसे वीक पॉइंट क्या था, उसकी हील। किसी को नहीं पता था अगर इसके हील में तीर मारेंगे तो ये मर जाएगा। तो किसी ने अनजाने में उसकी हील पे तीर मार दिया और वो वहीं पे ही मर गया। तो अकिलीस की हील कैसी थी, अकिलीस की हील वीक थी। हमारे ईडियम अकिलीस हील का मीनिंग क्या हुआ, वीक पॉइंट। गाइस, यहाँ पे हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। इसमें तीनों टाइप की ईडियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं।